बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे हाइड्रोकार्बन चैप्टर, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुका है, जहां पे हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स स्टार्ट की है। आज बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन में फर्दर कुछ प्रिपरेशन मेथड्स और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बोर्ड पर एक फ्लो चार्ट बनाया है। उस फ्लो चार्ट को देख करके आप लोग इजीली चीजों को समझ पाओगे कि आपके कितने प्रिपरेशन मेथड है और उनको हम लोग किस तरह से इजीली याद कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्लो चार्ट सिर्फ इसी चीज के लिए हमारा यूजफुल है कि इस फ्लो चार्ट को यूज करके हम लोग इजीली अपने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन को याद कर पाएंगे। देखो, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये आपने पढ़ चुका है बाय यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी आपने पढ़ लिया है, जिसमें बाय यूजिंग एल्किल हैलाइड है एंड देन बाय एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग। नाउ जो थर्ड प्रिपरेशन मेथड हमें आज पढ़ना है वो है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्कीन्स एंड एल्काइन से हमने एल्केन बना लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हमने एल्केन बना लिया है। अब हम एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाएंगे। जब हम एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं तो बच्चों, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए हम लोग चार मेथड्स को यूज करते हैं। फर्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी कंपटीशन में मिल ही जाएगी। नाउ थर्ड रिएक्शन इज बाय फ्रैंकलैंड रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज बाय कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे जाके इनके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। नाउ उसके बाद एल्किल हैलाइड के बाद हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, कि हम एल्कोहल्स से कैसे एल्केन्स बना सकते हैं। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे बाय यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन होते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। नाउ कार्बोनिल कंपाउंड को यूज करके हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन से एल्केन बना सकते हैं? फर्स्ट इज बाय यूजिंग क्लेमेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज बाय वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन एंड द लास्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन को बना सकते हैं। यहाँ पर हमें हमेशा वन कार्बन लेस एल्केन ही मिलता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस भी यूज कर सकते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट दो प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ लिए, बाकी प्रिपरेशन मेथड्स आज पढ़ेंगे। ये फ्लो चार्ट सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप सारे बच्चों को इसको याद करना इजी हो जाए। जब भी कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो प्रिपरेशन मेथड्स हो या केमिकल प्रॉपर्टीज, आप कोशिश करो कि आप उनका फ्लो चार्ट बनाओ। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो देखो, एल्किल हैलाइड में हमारा फर्स्ट मेथड क्या है? बाय रिडक्शन। यानी जब भी हम एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, हमें हमेशा मिलेगा एल्केन। और हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो नॉर्मली अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो सामने वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो देखो, कभी भी अगर मेटल और मेटल के साथ एसिड आ जाता है, यानी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन दे, तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, लाइक जिंक एंड CH3COOH। देखो, ये भी हाइड्रोजन दे सकता है। तो मेटल क्या करता है? एसिड के साथ मिलके रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है और एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करके वहां से हैलोजन पार्ट को हटा के वहां पर हाइड्रोजन जोड़ देता है। ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है एल्केन से, ये कौन सा हाइड्रोजन होगा? ये होगा हमेशा बच्चों एसिड का हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे भी देखो ETOH। सर, ये तो एसिड नहीं है, ये तो अल्कोहल है। हाँ, ये अल्कोहल है, लेकिन क्या बताओ, ET मतलब इथेन। ET मतलब इथेन, या हम बोल सकते हैं इथाइल ग्रुप। तो हम लोग ET बोल सकते हैं इथाइल ग्रुप। तो दिस इज इथाइल अल्कोहल, या हम क्या बोल सकते हैं? इथेनॉल।
क्या इथेनॉल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, क्या वो एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ है सर, कल के लेक्चर में ही मैंने आपको एसिडिक हाइड्रोजन पढ़ाए थे। तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन भी इजिली रिमूव हो सकता है। सेम LiAlH4 एंड NaBH4, LiAlH4 एंड NaBH4 इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात तो हर बच्चा जानता है कि LiAlH4 एंड NaBH4 आर रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे भी देखो क्या मेटल्स हैं, क्या हाइड्रोजन है, क्या मेटल है, क्या हाइड्रोजन है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। अब बात ये आती है कि सर ये होगा कैसे, है ना, किस तरह से ये मैकेनिज्म होता है। तो देखो मैकेनिज्म करके देखते हैं ताकि हम ये चीजें सीख सकें कि किस तरह से हमारा एल्किल हैलाइड कन्वर्ट होता है एल्केन में। तो मैं मैकेनिज्म यहीं पर आपको बता रहा हूं। अगर हम बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म के बारे में, तो सबसे पहले मेरा जो मेटल है ना, हम लोग फर्स्ट जिंक प्लस HCl को ही यूज कर रहे हैं। आप किसी को भी यूज कर सकते हो, लगभग इन तीनों में सेम मैकेनिज्म होगा। इन दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आगे हम लोग जब सेपरेट पढ़ेंगे LiAlH4 और NaBH4 को, तो वहां पे मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी यहाँ हम लोग फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट के अकॉर्डिंग हमारा मैकेनिज्म देख रहे हैं। जिंक मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना देगा Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब आपका एल्किल हैलाइड आएगा, दिस इज एल्किल हैलाइड RX। अब होगा क्या, एल्किल हैलाइड जो है और हेलोजन जो है, इनमें काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पोलैरिटी जनरेट होगी, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। और अब जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे पॉजिटिव पार्ट पर, और ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे कार एनायन, आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस एक्स नेगेटिव। नाउ अब आपके पास कार एनायन एक्स नेगेटिव बन गया है ना, कार्बन आयन और एक्स नेगेटिव। देखो इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, इसको भी न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, बिकॉज दे बोथ आर न्यूक्लियस लविंग, दैट मींस दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब होगा क्या, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा HCl के पास, यानी R नेगेटिव आपका आएगा HCl के पास। अब HCl में भी पोलैरिटी जनरेट होगी, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आयोनिक बॉन्ड्स होते तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते, अब कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग पार्शियल साइन को यूज करते हैं। अब R नेगेटिव H पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, तो आपका क्या बना, आपका बन गया RH यानी एल्केन। तो बच्चों इस तरह से एल्केन का फॉर्मेशन हो गया है। अब बचा क्या, आपका Zn2 पॉजिटिव आयन बचा, उसके साथ एक X नेगेटिव बचा और एक Cl नेगेटिव आयन बच गया, और ये मिलके क्या बना देंगे ZnX Cl। अब XCl होगा तो ZnCl2 बन जाएगा, XBr होगा तो ZnBrCl बन जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट करते एल्केन में। अब बात करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी एल्किल हैलाइड गिव्स आइसोपेंटेन ऑन रिडक्शन। कितने एल्किल हैलाइड आइसोपेंटेन दे सकते हैं रिडक्शन पर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, स्टेप वाइज चलते हैं। देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहली स्टेप मैं हमेशा बनाऊंगा आइसोपेंटेन। व्हाट इज आइसोपेंटेन, CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3, दिस इज आइसोपेंटेन। अब देखो रिडक्शन में हो क्या रहा था, रिडक्शन में एल्किल हैलाइड से एल्केन बन रहे थे, लेकिन अब हमें एल्केन से बताना है कि कितने एल्किल हैलाइड बनेंगे, यानी प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स हो गया।
पहले हम लोग हैलोजन ग्रुप को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ रहे थे रिडक्शन में, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, प्रोसेस रिवर्स हो गया है, तो हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर हैलोजन जोड़ना है। तो चलो एक एक करके जोड़ के देखते हैं। जरा बताओ, क्या मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा सकता हूँ? अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मेरा एल्किल हैलाइड क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2X। मेरा ये एल्किल हैलाइड बन गया है। क्या मैं यहां से हाइड्रोजन हटा सकता हूं? अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3 CH CH3 CHX एंड CH3। नाउ अब थर्ड कंडीशन, क्या मैं यहां से हाइड्रोजन हटा सकता हूं? हाँ सर, मैं यहां से हाइड्रोजन हटा सकता हूँ क्योंकि ये हाइड्रोजन है। तो अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो बच्चों मेरा एल्किल हैलाइड क्या बनेगा, CH3CX CH3 CH2 एंड CH3। नाउ फोर्थ एल्किल हैलाइड क्या बनेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं या यहां से हाइड्रोजन हटाऊं, दोनों जगह में से कहीं से भी अगर मैं हाइड्रोजन हटाता हूं तो बात एक ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं नंबरिंग करूं फर्स्ट और फर्स्ट, अगर 1 के बाद देखूं तो 2 और 1 के बाद देखूं तो 2, यानी यहाँ पे भी CH3 के बाद CH आ रहा है और यहाँ पे भी बच्चों CH3 के बाद CH आ रहा है। जबकि अगर यहाँ से हम देखें तो CH3 के बाद क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना है, अगर ये दोनों सेम है तो किसी एक ही CH3 में से हाइड्रोजन को हटाना है, क्योंकि अगर दोनों में से हटाओगे तो एक ही कंपाउंड दो बार बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो किसी एक से हटाते हैं, हम लोग हटाते हैं यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो मेरा कंपाउंड क्या बना, CH3CH CH2X CH2 एंड देन CH3। दैट मीन्स मेरे टोटल कितने एल्किल हैलाइड बनेंगे, मेरे टोटल 4 एल्किल हैलाइड्स बनेंगे, 4 एल्किल हैलाइड्स। तो ये 4 ऐसे एल्किल हैलाइड्स हैं जिनसे आप आइसोपेंटेन बना सकते हो। अब यहाँ पर एक छोटा सी बात और आपको बताता हूँ, कई बार एग्जामिनर क्या है, बहुत चालाक है, वो क्वेश्चन चेंज कर देगा। वो क्वेश्चन क्या बोलेगा, वो क्वेश्चन देगा हाउ मेनी मोनोक्लोरो, ध्यान से सुनो, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। दैट मीन्स कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये बोला है मोनो यानी एक, क्लोरो यानी क्लोरीन, कि एक एक क्लोरीन जोड़कर आप कितने आइसोपेंटेन के स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो करना क्या है, जहां पे एक्स लगाया वहां पे सिर्फ क्लोरीन लगा दो। फिर से आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया 4। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। रिडक्शन के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। देखो बच्चों, वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल वुड्स रिएक्शन मिल ही जाएगी। तो चलो बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन में सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिनिमम 2 कार्बन एल्केन इज फॉर्म्ड। वुड्स रिएक्शन में मिनिमम 2 कार्बन एल्केन ही फॉर्म होते हैं, 2 से कम एल्केन फॉर्म नहीं हो सकते। तो जो भी एल्केन फॉर्म होगा उसमें मिनिमम कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। अब क्या होती है वुड्स रिएक्शन, देखो RX इज एल्किल हैलाइड प्लस 2 सोडियम, सोडियम की प्रेजेंस में कराई थी वुड्स ने ये रिएक्शन, इसलिए हमें सोडियम जरूर यूज करना है। नाउ X एंड R, और हम यूज करेंगे साथ में ड्राई इथर। जब हम ड्राई इथर को यूज करेंगे तो यहाँ पे रिमूव होगा 2 मोल NaX और आपका कंपाउंड बनेगा बच्चों RR प्लस 2NaX। दिस इज एल्केन, और इस तरह से आपका एल्केन बन जाएगा। अब अगर बच्चों बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो देखो जो वुड्स रिएक्शन है बच्चों वो बहुत कंट्रोवर्शियल रिएक्शन है। इसका जो मैकेनिज्म है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि कुछ साइंटिस्टों ने इसका आयोनिक मैकेनिज्म बताया, कुछ साइंटिस्टों ने इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताया। तो वुड्स रिएक्शन जो है वो दोनों मैकेनिज्म बताती है, फ्री रेडिकल भी और आयोनिक भी। जबकि नॉर्मली अगर कोई भी रिएक्शन है
तो या तो उसका आयोनिक मैकेनिज्म होता है या उसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, लेकिन वुड्स रिएक्शन में दोनों मैकेनिज्म वर्क करते हैं। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले आयोनिक मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में, एंड देन फिर बात करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट आयोनिक मैकेनिज्म। हम लोग ड्राई ईथर को क्यों यूज करते हैं? एक चीज पॉइंट में आपको बताना भूल गया कि हम ड्राई ईथर को क्यों यूज करते हैं। देखो, सोडियम जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, और आपको पता है कि वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाता है बहुत जल्दी। तो कभी भी अगर आप सोडियम मेटल को रिएक्शन में यूज कर रहे हैं तो आपको ड्राई ईथर यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्राई ईथर क्या करता है, सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अदरवाइज पता चला आप रिएक्शन कराने गए और लैब में आपने आग लगा दी, है ना, लैब में ही पूरी आग लगा दी कि सोडियम मॉइस्चर से रिएक्ट कर गया। तो इसलिए हम किसको यूज करते हैं, ड्राई ईथर को। अब बात करते हैं आयोनिक मैकेनिज्म। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक CH3CH2Cl, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं 2 सोडियम आयन से। बच्चों मैंने 2 मोल ले लिया है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम बोल रहे हैं व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। वैसे आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2CH2CH3, क्योंकि 2 मोल्स हैं, क्लोरीन NaCl के साथ बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले आपका जो सोडियम मेटल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो सोडियम क्या करेगा, 2Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। अब होगा क्या, आपका जो एल्किल हैलाइड है CH3CH2Cl, इस एल्किल हैलाइड के पास आएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और देखो यहाँ पर पोलैरिटी ऑलरेडी जनरेट हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन पे नेगेटिव एंड CH2 पर पॉजिटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3CH2 नेगेटिव। देखो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल बना है फिर से, जैसे पहले बन रहा था रिडक्शन में, फिर से न्यूक्लियोफाइल। अच्छा एक बात और बताओ, क्या क्लोरीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है? यस सर, क्लोरीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है। दैट मींस वुड्स रिएक्शन कैसे रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दैट मींस वुड्स रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ हुआ क्या, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो 2 इलेक्ट्रॉन आए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर एक नेगेटिव चार्ज बनाया। तो याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, तो यहां बन गया नेगेटिव चार्ज, साथ में यहां आ गया Cl नेगेटिव। नाउ अब होगा क्या, जो 1 मोल एल्किल हैलाइड और बचा है यानी CH3CH2Cl, इसके पास हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा जो अभी अभी हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया है, और ये न्यूक्लियोफाइल फिर से क्या करेगा, अगेन पोलैरिटी जनरेट हो रही है और नेगेटिव पार्ट फिर से अटैक करेगा पॉजिटिव पार्ट पे, और यहाँ से क्लोरीन अगेन रिमूव हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन, है ना, एल्केन जिसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। तो इस एल्केन को बच्चों हम बोलते हैं ब्यूटेन, और साथ में क्या बना, साथ में बना Cl नेगेटिव। अब 2 सोडियम के आयन थे एंड Na पॉजिटिव आयन, एंड 2 क्लोराइड आयन थे Cl नेगेटिव आयन। ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ये दोनों कंबाइन होके बनाएंगे 2 मोल NaCl। तो इस तरह से बच्चों होता है हमारा आयोनिक मैकेनिज्म। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सेकंड मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन विच इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखो, अगर हम लोग फिर से सेम वही एग्जांपल ले, CH3CH2X प्लस 2 moles sodium and in presence of dry ether, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहां पर फिर से 2 सोडियम मेटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके
2Na पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। नाउ अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम लोग 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड को एक साथ ही यूज करेंगे। आयोनिक मैकेनिज्म में हमने क्या किया था, 1 मोल यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स को एक साथ यूज करेंगे, यानी 2 मोल्स CH3CH2X। और अब इसके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए कि नेगेटिव चार्ज हमेशा उस पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे, ये X यहाँ से रिमूव होगा, और जब एक एल्किल हैलाइड था तब कार्ब एनायन बन रहा था, लेकिन जब 2 एल्किल हैलाइड होते हैं तो बच्चों कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, यानी आपका कंपाउंड क्या बनेगा, 2CH3CH2 फ्री रेडिकल प्लस X नेगेटिव, 2X नेगेटिव। अब कई बार क्या होता है, हमें डाउट होता है कि सर ये जो फ्री रेडिकल हमने बनाया है ये फ्री रेडिकल कैसे बना, तो चलो एक बार इसको भी देखते हैं। देखो अगर मैं 1 मोल CH3CH2 की बात करता हूं, तो 1 मोल CH3CH2 में ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या होगा, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन एक यहाँ पे हाइड्रोजन। जरा ध्यान से देखो इस कार्बन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 एल्किल हैलाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, यानी एक एल्किल हैलाइड के कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन, यानी अब क्या बन गया, ये कार्बन फ्री रेडिकल बन गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाते, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक नेगेटिव चार्ज बना लेते, और तब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, यानी कार्ब एनायन बन जाता, जैसे पिछले वाले मैकेनिज्म में हुआ था। लेकिन इस मैकेनिज्म में क्या होगा, सिर्फ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। नाउ अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। ये जो 2 कार्बन फ्री रेडिकल बने हैं वो क्या करेंगे, CH3CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH2CH3 फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। याद रखना जब भी फ्री रेडिकल कंबाइन होता है तो उसको हाफ एरो से हम दिखाते हैं, तो हमने हाफ एरो से इसको डिनोट कर दिया, और ये फिर से मिलके क्या बना देंगे, CH3CH2 देन CH2, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देगा, एंड देन CH3, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH2CH2 एंड CH3। अगेन ब्यूटेन बन चुका है, देखो आयोनिक मैकेनिज्म में भी ब्यूटेन बन रहा था और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी ब्यूटेन बन रहा है, जो एक मेजर प्रोडक्ट है। और साथ साथ और क्या बन रहा है, 2 सोडियम थे एंड 2X नेगेटिव था, तो 2NaX एज अ साइड प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की एक खास बात है, वो ये कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी इंक्लूड होती है, यानी यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होगी, यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होगी। कैसे होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो देखो आपका CH2H, दिस इज CH3, मैंने CH3 एंड CH2 फ्री रेडिकल को इस तरह बना दिया है, इसको मैं सेम ऐसे ही बना रहा हूं CH3। अब होता क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन में, ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे जाके कंबाइन हो जाता है, और ये फ्री रेडिकल यहाँ आएगा और ये फ्री रेडिकल यहाँ आएगा। दैट मीन्स अब इधर एल्कीन और इधर एल्केन बन गया। दैट मीन्स अब प्रोडक्ट क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 एंड CH3, CH3 एंड CH3, यानी एल्कीन और एल्केन भी बन गए, यानी लोअर एल्कीन एंड लोअर एल्केन्स आर ऑल्सो फॉर्म।
यानी अगर मैं वुड्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करता हूं तो वहां पे मेजर प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ माइनर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और वो माइनर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके लोअर एल्कीन्स एंड लोअर एल्केन्स। तो कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि क्या वुड्स रिएक्शन में कोई साइड प्रोडक्ट और भी बनता है, तो आप उन्हें बता सकते हो कि सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वहां पर लोअर एल्कीन्स एंड लोअर एल्केन्स भी बनते हैं, और NX तो हर बार बन ही रहा है। तो ये थी हमारी वुड्स रिएक्शन। नाउ बच्चों, अब हम यहाँ पे वुड्स रिएक्शन में आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करने जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स बोले थे आपके सामने, लाइक CH3X। अगर मैं इसकी रिएक्शन 2Na से कराऊं, यानी सोडियम मेटल के साथ कराऊं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शॉर्ट में DE लिख रहा हूं, D मींस ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था? CH3CH3 इथेन बन रहा था। सेम अगर यहीं पे मैं एक एग्जांपल और लूं, मैं बोल रहा हूं 2 मोल्स CH3CH2X, और अगर मैं इसको 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अब की बार प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो बनेगा ब्यूटेन। लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3, दिस इज ब्यूटेन। अब की बार ब्यूटेन बन गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं रिएक्शन करा रहा हूं CH3X की 2 मोल सोडियम के साथ, और यहाँ पर CH2CH3, देखो यहाँ पे मैंने मिथाइल हैलाइड लिया, यहाँ पे मैंने इथाइल हैलाइड लिया, जबकि फर्स्ट एग्जांपल में हमने मिथाइल हैलाइड ही लिए थे सिर्फ, सेकंड एग्जांपल में हमने इथाइल हैलाइड ही लिए थे सिर्फ, लेकिन यहाँ पे मैंने मिथाइल और इथाइल दो डिफरेंट हैलाइड्स को यूज किया है। तो जब भी मैं वुड्स रिएक्शन में 2 डिफरेंट हैलाइड्स को यूज करता हूं, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है मिक्स वुड्स रिएक्शन, मिक्स वुड्स रिएक्शन। और जो मिक्स वुड्स रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है? जब भी आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को परफॉर्म करोगे बच्चों, तो सबसे पहले तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन होंगे और बनाएंगे CH3 CH2 CH3। नाउ इनके कंबाइन होने के बाद जो मिथाइल ग्रुप है वो फिर से सेल्फ वुड्स रिएक्शन करेगा, जैसे यहाँ पे हो रही थी, और ये बना देगा CH3 CH3। साथ में अब जो CH3CH2X था, ये जो इथाइल हैलाइड था, ये भी क्या करेगा? आपस में सेल्फ वुड्स रिएक्शन करेगा, और क्या बना देगा? CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब देखो, नॉर्मली वुड्स रिएक्शन में सिंगल सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहे थे जो मेजर प्रोडक्ट बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 मेजर प्रोडक्ट बन गए, जिसमें से 2 प्रोडक्ट जो हैं वो सिमेट्रिकल एल्केन है, वो सिमेट्रिकल एल्केन है, जबकि जो एक प्रोडक्ट है वो है अनसिमेट्रिकल एल्केन। अनसिमेट्रिकल एल्केन कैसे पता चलती है सिमेट्री अनसिमेट्री? अगर कोई एल्केन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो सिमेट्रिकल होता है, और अगर 2 पार्ट्स में प्रॉपर स्प्लिट ना हो पाए तो वो अनसिमेट्रिकल होता है। या आप बोल सकते हो कि जिन एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, और जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो अब अगर मैं कुछ और भी बातें करूं, लाइक मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे इथेन, अगर मैं इथेन का बॉइलिंग टेम्परेचर बोलूं, तो सपोज दैट इथेन का बॉइलिंग टेम्परेचर हम सपोज करें 50 डिग्री सेल्सियस है। लोअर एल्केन है भाई, नेचर में गैसियस ही होंगे। अगर इथेन का 50 डिग्री सेल्सियस है, सपोज दैट, है ना, एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो प्रोपेन, ये प्रोपेन है, प्रोपेन का टेम्परेचर नियर अबाउट 51 या 50.5 या 51 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होगा, और ब्यूटेन का कितना होगा? 52 डिग्री या 53 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही टेम्परेचर होगा। यानी इनके टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है।
और अगर इनके टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो जरा बताओ क्या आप इन तीनों को आपस में सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप डिस्टिलेशन से भी नहीं कर पाओगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी नहीं कर पाओगे। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? और भी बहुत सारे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे जिससे आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा और इनको सेपरेट करना इतना इजी नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग मिक्स वुड्स रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं, लेकिन उसको बनाने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। दैट मीन्स हम कभी भी मिक्स वुड्स रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के बाद भी हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते। तो कभी भी कोई भी आपसे ये बात बोले कि क्या वुड्स रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, तो बताना कि हाँ बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि कभी भी अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिखता हूं। मेरा पॉइंट है, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी, not easy to separate unsymmetrical alkane from the mixture, the mixture. So Wood's reaction is not suitable, it not suitable for preparation of, for preparation of unsymmetrical, for unsymmetrical alkanes. अब बच्चों बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से हम कौन से एल्केन को फॉर्म नहीं कर सकते? फर्स्ट एग्जांपल इज प्रोपेन। देखो प्रोपेन एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है, लेकिन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वो हमारी चॉइस है कि हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। दैट मीन्स फर्स्ट आंसर नहीं होगा। हमने जब वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी तो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि वुड्स रिएक्शन जो है उसमें मिनिमम 2 कार्बन एल्केन्स फॉर्म्ड होते हैं। देखो यहाँ पर है मिथेन, मिथेन इज अ 1 कार्बन एल्केन। कभी भी वुड्स रिएक्शन से मिथेन नहीं बन सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following alkane can't be prepared by Wood's reaction of ethyl iodide and प्रोपाइल आयोडाइड? तो चलो देखते हैं। इथाइल आयोडाइड इज CH3 CH2X, प्रोपाइल आयोडाइड इज CH3 CH2 CH2X। सोडियम है ही साथ में और ड्राई इथर भी है साथ में। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? सबसे पहले इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों के बीच में वुड्स रिएक्शन होगी, CH3 CH2 CH2, CH2 एंड CH3। कितने कार्बन कंपाउंड बना? 3 + 2 5। तो बना देते हैं CH3 CH2 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 एंड CH3। दिस इज कॉल्ड पेंटेन, दैट मीन्स N-पेंटेन। N स्टैंड्स फॉर लीनियर चेन, नथिंग एल्स। तो N पेंटेन बन गया। चलो भाई ये तो बन गया। और ये जो इथाइल हैलाइड है ये आपस में भी तो वुड्स रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? 2 कार्बन है, 4 कार्बन कंपाउंड बना देगा, लाइक CH3 CH2 CH2 एंड CH3। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। तो पेंटेन बना दिया, ब्यूटेन बना दिया। अब ये जो प्रोपाइल हैलाइड है ये भी क्या करेगा? आपस में आप आयोडीन यूज कर सकते हो क्योंकि हमने आयोडाइड लिखा है क्वेश्चन में। तो ये भी क्या करेगा? रिएक्शन में आपस में सेल्फ वुड्स रिएक्शन करेगा और 3 कार्बन है तो आपस में सेल्फ करके 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सेन। दैट मींस CH3 CH2 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 एंड
CH3, हेक्सेन भी बन गया, यानी ब्यूटेन भी बन रहा है, पेंटेन भी बन रहा है, हेक्सेन भी बन रहा है। तो कौन नहीं बन रहा? हमारा प्रोपेन नहीं बन रहा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन इज रिएक्टिविटी order of alkyl halide towards Woods रिएक्शन। अगर मैं एल्किल हैलाइड बनाऊं लाइक RF, RCl, RBr एंड RI, तो इनमें से कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स वुड्स रिएक्शन? तो ऑब्वियस सी बात है, जो हेलोजन पार्ट यानी जो हैलाइड पार्ट इजीली रिमूव हो सकता है वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऑब्वियस है, जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतने ही ज्यादा उसका बॉन्ड होगा, और जितना बड़ा बॉन्ड होता है उतना ही बॉन्ड इजीली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जरा बताओ, सबसे बड़ा साइज आयोडीन का, दैट मीन्स आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि वो बड़ा होगा। दैट मीन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्काइल आयोडाइड, देन एल्काइल ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। एक बात और, जो एल्किल आयोडाइड बनता है उसमें आयोडीन रिमूव होता है एज अ आई नेगेटिव। और आपको याद रखना है कि जितना बड़ा एटम होता है उस पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो नेगेटिव ऑन लार्ज साइज इज मोर स्टेबल। दैट मीन्स यहाँ पे Br नेगेटिव बनेगा। तो Br नेगेटिव और I नेगेटिव में स्टेबल कौन है? I नेगेटिव। अगर I नेगेटिव स्टेबल है तो Ri क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसका सबस्ट्रेट उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों। तो ये था आपका एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शन एंड कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं।